स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सवाल नंबर 11 के बारे में। इसमें कहा गया है कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड वेल्जली। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। इसमें कहा गया निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ये चीज़ ध्यान देना, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सवाल नंबर 12 पर आप लोग इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्रश्न नंबर 12 में निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, फिर इस सवाल के उत्तर के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप लोग सभी को ये मालूम होना चाहिए सहायक संधि के बारे में। लॉर्ड वेल्जली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। तो ये मालूम होना चाहिए कि किसके द्वारा प्रयोग किया गया, तो लॉर्ड वेल्जली के द्वारा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से राज्यों ने इस सहायक संधि को अस्वीकार किया था, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोंसाले, सिंधिया, इंदौर के होलकर, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और तथा भरतपुर। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया सवाल में कि किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो उसमें फिलहाल ये चार नाम है, चार के चारों नाम जो इस समय ऑप्शन में दिख रहे हैं, ये चारों लोगों ने इस चीज़ को अस्वीकार किया था। तो कहीं ना कहीं इस सवाल में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है जो अस्वीकार ना किया हो। तो ये सवाल कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। फिलहाल ऐसे सवाल कभी पूछे जाते हैं अगर, तो ऐसे सवाल के उत्तर खुद आयोग के द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं। सबको कहीं ना कहीं बराबर नंबर ही मिलते हैं। जहाँ पर कोई ऑप्शन ना हो वहाँ पर सारे लोग को बराबर नंबर ही मिलते हैं। ठीक है, वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। इसमें कहा गया है कि 1802 की बासीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे। तो प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बासीन की संधि की थी। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की असंरक्षकता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेज के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। तो ये चीज़ ध्यान देना कि बासीन की संधि जो है किसके बीच हुई थी, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान देना, कौन सा सुमेलित नहीं, यानी कि संबंध नहीं है उससे। अब ऑप्शन में पहले हम लोग देखते हैं, बक्सर का युद्ध के सामने लिखा है सन, सहायक संधि के नीचे लिखा है सन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, इसके नीचे भी सन लिखा है 1833। डी में है कि ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना, इसके नीचे भी सन लिखा है 1813। अब इसमें सवाल में हमको ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं, यानी संबंधित नहीं है। अब इस सवाल के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? यानी सहायक संधि का संबंध 1863 से नहीं है। तो सवाल में क्या पूछा गया था, कौन सा सुमेलित ना हो, यानी एक दूसरे से संबंधित ना हो, तो यही वाला संबंधित नहीं है। और इसी के अनुसार ये सवाल का उत्तर यही हो जाएगा, बी वाला, यानी सहायक संधि जो है 1863 से संबंधित नहीं है। तो फिर ये किससे संबंधित है, ये भी तो आप सभी को मालूम ही होना चाहिए। तो दोस्तों ये संबंधित है 1798, ना कि 1863 से। ठीक है, तो सहायक संधि किससे संबंधित है, 1798 से। इसका मतलब ये वाला सुमेलित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि बक्सर का युद्ध 1764 दिया गया, ये सुमेलित है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, ये भी जो है सुमेलित है। और डी में है कि ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813, ये भी जो है सुमेलित होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, कभी सवाल ये पूछ ले कौन सा सुमेलित है तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि सवाल कुछ भी बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है। प्रश्न नंबर 15 है, किसने पूछा गया है कि एंग्लो नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रश्न नंबर 15 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब यहाँ पर वही चीज़ है, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, लेकिन जो लिखा है वो सब सही है, बस ऊपर नीचे हो गया है। तो अब यहाँ का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं।
एंग्लो नेपाल युद्ध जो कि 1814 से लेकर 1816 तक हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में हुआ था, जो सुगोली की संधि से समाप्त हुआ था। तो कौन सी संधि से समाप्त हुआ था एंग्लो नेपाल युद्ध? तो ये मालूम होना चाहिए कि सुगोली का संधि हुआ था, जिससे ये युद्ध समाप्त हुआ था। और ये संधि कब हुआ था? तो सुगोली की संधि जो हुई थी वो 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। तो ये सब चीज़ें जानकारी आप सभी को होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पूछा गया सही सुमेलित नहीं के बारे में, तो ये चीज़ ध्यान देना। तो प्रश्न नंबर 16 के बारे में बात करें दोस्तों, 1 मिनट जाइए, 1 मिनट। यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि एक गैप होना चाहिए था, तो गैप हो नहीं पाया, इसको मैं लगा दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है। यहाँ पूछा क्या गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये चीज़ पूछा गया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध जो है तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध से नहीं है, ये चीज़ ध्यान है। इसका मतलब क्या हुआ कि हेक्टर मुनरो का संबंध है बक्सर का युद्ध से, लॉर्ड हेस्टिंग का संबंध है एंग्लो नेपाल युद्ध से, जैसा अभी हम लोगों ने बात किया, और लॉर्ड वेल्जले का संबंध है चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध से। तो ये चीज़ तीनों तो सुमेलित हैं, लेकिन चौथा वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध से सुमेलित नहीं है। तो सवाल के हिसाब से सही उत्तर तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि हेक्टर मुनरो किससे संबंधित हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये बक्सर के युद्ध से संबंधित हैं, और लॉर्ड हेस्टिंग एंग्लो नेपाल युद्ध से, और लॉर्ड वेल्जले जो है वो चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध से संबंधित है, ठीक है। अब आइए हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध किस चीज़ से है, तो ठीक है, 1 मिनट। तो सबसे पहले आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पे ना होकर ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय पे हुआ था, तो ये चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में। इसमें कहा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सेम सवाल है, बस पूछे जाने का तरीका सेम, बस यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग हैं। प्रश्न नंबर 17 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग का संबंध द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध से नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है, तो इस सवाल के हिसाब से उत्तर सही ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त से भी होगा, लॉर्ड वेल्जले का संबंध सहायक संधि प्रणाली से हो गया, हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। डी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनका संबंध हो जाएगा 1829 का 17वीं रेगुलेशन। तो कभी ये भी सवाल पूछ सकता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग का किससे संबंधित है, तो ये सब चीज़ें आप सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आप सभी लोग याद कर लो। अब आइए हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी के बारे में कि लॉर्ड हेस्टिंग का संबंध द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध से अगर नहीं है तो फिर क्या इसमें मामला है। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। अब पॉइंट को ध्यान से सुनना। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध जो हुआ था 1803 से लेकर 1805 के बीच में, उसमें लॉर्ड वेल्जले के काल में हुआ था, ना कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। तो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में क्या हुआ था ये भी जान लेते हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में तृतीय तथा अंतिम एंग्लो मराठा युद्ध जो कि 1817 से लेकर 1818 के बीच में हुआ था। तो ये चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जानकारी इन सब के बारे में भी आप सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशावा की गद्दी 1818 में समाप्त कर दी तथा पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया था। तो इतना कुछ तो नॉलेज आप सभी को होना चाहिए। अब ये बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। इसमें कहा गया सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे। यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इस सवाल के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1820 से लेकर 1827 तक, ठीक है। तो टॉमस मुनरो 1820 से लेकर 1827 तक मद्रास का गवर्नर रहा और दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान देना कि अगर कभी पूछ ले कि टॉमस मुनरो का संबंध किससे, तो ये चीज़ ध्यान देना कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है उसके जन्मदाता के रूप में टॉमस मुनरो को देखा जाता है। और साथ ही साथ अगर एक नाम और दिया जाए तो कैप्टन रीड का भी नाम आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता में, ठीक है। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। इसमें कहा गया है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो प्रश्न नंबर 19 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है। अब आइए बात करते हैं इस सवाल का अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 20 के बारे में। इसमें कहा गया है कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई। तो प्रश्न नंबर 20 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विलियम बेंटिक, ठीक है। अब इसके बारे में ध्यान से सुनना। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को सती प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी।
बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इनका समर्थन भी किया और विलियम बेंटिंक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, लेकिन 1830 तक यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया। तो ये 20 वाला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इस बार के लिए ये सवाल को ध्यान देना। तो दोस्तों ये था आज का सवाल। मुझे उम्मीद है सवाल आप सभी को पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।